आज हमारे जो टॉपिक है उसका नाम है डीसी मशीन है, उसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। टॉप 20 क्वेश्चन है। तो हम ये सीरीज हमने पहले भी स्टार्ट की थी, उसमें हमने पहले लेक्चर का डिस्कस किया था, उसके बाद हमने क्वेश्चन किए थे और 10 क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार हम आगे से आगे अब सीरीज को बढ़ाते रहेंगे और हमारे जो आने वाले एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसकी हम तैयारी इस प्रकार रेगुलर करते रहेंगे। जैसे कि अभी JMRC लाइनमैन इस टाइप की जो वैकेंसियाँ हैं इलेक्ट्रिशियन के अंदर जो आएगी, उसके लिए ये जो सीरीज़ है हमारी, इसे हम कंटिन्यू रखेंगे अब, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आपको अभी यहाँ 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसके लिए आपको हमारा पूरा लेक्चर देखना है और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए। तो हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, डीसी मशीन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन मीन्स 11वां क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या है, 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लेप वाउंड जनित्र नहीं होता, जनरेटर है ना, में समानांतर पथों की संख्या। समानांतर पथ मतलब होता है, इसको अगर अपन देखना चाहें तो इसे अपन इंग्लिश में पैरेलल पाथ बोल सकते हैं, और ये ए होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 5ZNP/60A ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो ए है उसे बोलते हैं समानांतर पाथ बोलते हैं, या पैरेलल, समानांतर पथों की संख्या या पैरेलल पाथ। तो यह समानांतर पाथ डीसी मतलब लैप वाइंडिंग के लिए अलग होता है और वेव वाइंडिंग के लिए अलग होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो 4 पोल वाली जो मशीन है उसके लिए तो यहाँ पर 4 पोल दे रखा है, 4 पोल वाली और वाइंडिंग दे रखी लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ पोल होते हैं, ठीक है, जितने नंबर ऑफ पोल है उतने ही जैसे नंबर ऑफ पोल यहाँ पर 4 है तो उतने ही समानांतर पथों की संख्या होगी। तो यहाँ पर समानांतर पथों की संख्या कितनी हो जाएगी, जितने नंबर ऑफ पोल है। तो 4 पोल है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। अगर यहीं पर वेव वाइंडिंग होती तो वेव वाइंडिंग के लिए इसका आंसर हो जाता 2, फिक्स 2 आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, किसी जनरेटर के ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि कोई जनरेटर है, उसके जो ब्रश होते हैं दोनों साइड में, उन ब्रश का वोल्टेज जो ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप यानी अपन इसको हिंदी में बोल सकते हैं वोल्टतापात, मतलब कि इसने कुछ ना कुछ वोल्टेज की खपत बोल सकते हैं अपन इसको। तो जैसे कि हमारे पास ये एक जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग है और यहाँ पर ब्रश लगे होते हैं, तो इसे अपन ए से डिनोट करते हैं, इसे डबल ए से डिनोट करते हैं और ये ए से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप कब बढ़ जाता है, तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने के लिए इसकी जो लोड करंट है, जैसे कि लोड करंट है वो अगर बढ़ जाएगी तो जनरेटर का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी डीसी मशीन के असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है कि किसी भी मशीन के अंदर वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, वोल्टेज जो डेवलप हो रहा है, तो उसके वो मशीन घूमती है। ठीक है, मशीन जो होती है वो घूमती है, तो मशीन के घूमने के कारण उस मशीन के अंदर भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो मशीन घूमती है, उस घूमने के कारण मशीन के अंदर भी एक फ्लक्स होता है, तो वो खुद भी एक अपना अलग से फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है। तो वो जो फ्लक्स होता है वो मेन फ्लक्स को काटता है। ठीक है, मेन फ्लक्स है उसको कमज़ोर बनाता है। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। वो उसके अपोज काम करता है। जैसे कि अपन मानेंगे कि मान लो पंखे को अपन सप्लाई दे रहे हैं तो पंखा घूम रहा है, तो घूमने की वजह से पंखे के अंदर
एक फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब पंखा खुद भी घूम रहा है, ठीक है, तो खुद घूम रहा है तो उसके अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्लक्स होगा जो मेन फ्लक्स को क्या करेगा, कम करेगा। तो इससे मेन फ्लक्स हमारा ये इफेक्ट हो रहा है कि मेन फ्लक्स हमारा कम हो रहा है। तो मेन फ्लक्स कम हो रहा है तो वो उसे बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो डीसी मशीन के असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का क्या प्रभाव पड़ जाएगा, तो आर्मेचर, इसे बोलते हैं अपन क्रॉस मैग्नेटाइजेशन या क्रॉस चुंबकन बोल सकते हैं। नेक्स्ट, किसी डीसी जनरेटर में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता। अब देखो इंटरपोल क्या होते हैं, जो मेन पोल है, जैसे कि हमारे ये एन पोल, एस पोल, ठीक है, एन पोल और एस पोल, ये किसी मशीन है, इसके अंदर ये मशीन है, इसके अंदर ये पोल लगे होते हैं, यहाँ पे वाइंडिंग कर रखी होती है, हर मशीन के ऊपर अलग अलग वाइंडिंग होती है। इस वाइंडिंग से ही अंदर जो पड़ा हुआ आर्मेचर है वो घूमता है एन एस के कारण। तो अब ये बोल रहा है कि इंटरपोल, इंटरपोल क्या होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पोल होते हैं, ठीक है, इस जगह पर यहाँ पर छोटे छोटे पोल लगाए जाते हैं, ठीक है, ये। तो इनकी पोलरिटी कैसी होगी, इनकी ध्रुवता कैसी होगी, तो इनकी ध्रुवता ऑप्शन में क्या दे रखा है हमारे को, घूर्णन दिशा में गत पोल की ध्रुवता के समान और घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता। तो इनकी जो पोलरिटी है वो है, ये बी वाला ऑप्शन है कि आगे आगे जो पोल है उसके समान होगी, ठीक है। घूर्णन दिशा में जो अगला जो पोल है, जैसे ये घूम रही है मशीन, मान लो इस दिशा में घूम रही है, तो अगला वाला जो पोल है उसके समान होगी इनकी ध्रुवता। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल का संयोजन किस प्रकार किया जाता है। तो इंटरपोल अभी अपन ने पढ़ा है, तो उसको किस प्रकार जोड़ा जाएगा, तो उसको सीरीज में जोड़ा जाता है। किसके सीरीज में जोड़ा जाता है उसको, तो ऑप्शन है हमारा आर्मेचर के समांतर में, तो सीरीज वाला से हो जाएंगे लोड के सीरीज में, तो आंसर हो जाएगा आर्मेचर के सीरीज में इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। इंटरपोल को कैसे जोड़ा जाता है, तो सीरीज में जोड़ा जाता है, आर्मेचर जो है उसके साथ श्रेणी में क्रम में जोड़ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी डीसी मशीन का योग किस प्रकार का बना होता है। तो मशीन जो होती है उसका जो, जैसे ये मशीन है, इसमें ये पोल है, इस पोल है, ये चारों पोल है और इसके बीच में आर्मेचर है और ये मशीन है। तो ये हो गया जैसे योक हो गया, ये जो बाहरी पदार्थ है इसे योक बोलते हैं, ठीक है, ये बाहरी पदार्थ। और ये योक किसका बना होता है, ये अगर छोटी मशीन होती है अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास छोटी मशीन होती है तो उसका योक तो बनाएंगे लोहे का बनाएंगे, ठीक है, आयरन का। और बड़ी मशीन है तो उसके लिए बनाएंगे स्टील का, क्योंकि छोटी मशीन है तो लोहा जो होता है वो भारी होता है तो इतना कॉस्टली नहीं पड़ता है। लेकिन बड़ी मशीन में क्या होता है कि हल्की, बड़ी मशीन हम चाहिए हल्की चाहिए होती है, तो हल्की के लिए हमें कॉस्ट भी मायने रखती है, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा लगती है स्टील की लोहे की कंपैरिजन में। लेकिन उसका अगर भारी मशीन, अगर अपन उसी मशीन को अगर भारी बनाएंगे, लोहे से बनाएंगे, तो मशीन को अपन इधर उधर ले जा नहीं सकते आसानी से, और ले जाने से क्या होगा, वो मशीन का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ेगा। तो इस वजह से बड़ी मशीन जो है उसका हमारे को कास्ट, कौन सा स्टील का ऑप्शन क्या है, हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील और माइल्ड स्टील। तो इसमें कास्ट स्टील आंसर होगा इसका, ठीक है, बी नंबर का आंसर। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है। तो डीसी जनरेटर की जो दक्षता है, देखो डीसी जनरेटर एक घूमने वाली युक्ति है, घूमता है, ठीक है, मूवेबल युक्ति है। और ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी दक्षता सबसे ज़्यादा होती है, उसकी दक्षता 98%, 95% इतनी दक्षता होती है, क्योंकि वो घूमता नहीं है, वो स्थिर पड़ा रहता है, तो इसमें घूमने वाली जो हानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती है। तो लेकिन ये जो डीसी जनरेटर है घूमता है तो इसकी दक्षता कितनी होती है, 85 से 95% लगभग होती है। एक 6 पोल की डीसी जनरेटर में, अब जैसे ये क्वेश्चन है कि एक डीसी जनरेटर है वो 6 मतलब वे वाइंडिंग से उसको अपन ने वाइंडिंग कर रखी है, वे वाइंडिंग मतलब यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 2 हो जाएगा। यदि आर्मेचर को लेपन के लिए पुनः व्यवस्थित कर दो, विद्युत वाहक बल कितना होगा, ये बोल रहा है। उसको अपन वापस से करें और उसको लेप वाइंडिंग से करें, ठीक है। तो लेप वाइंडिंग से करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ईएमएफ का मान कितना हो जाएगा। तो ईएमएफ इस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ई बराबर 5Z/NP/60 है, 5Z/NP/60 ए, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पर पोल हमारे को कितना दे रखा है, पी दे रखा है। तो ई और पी और ए के बीच में क्या रिलेशन है वो देखते हैं, ठीक है, ई और पी और, तो ई यहाँ पर दिख रहा है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ मैं। ई यहाँ पर दिख रहा है हमारे को पी और ए के, पी के तो समांतर में है और ए के अपोजिट में है, ठीक है। तो पी के समांतर में, तो वहाँ पर पोल कितने थे, वे वाइंडिंग है, वे वाइंडिंग मतलब पोल थे 6
और ए कितना था 2, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल का मान कितना आ रहा था, 3 मान आ रहा था। ठीक है, विद्युत वाहक बल का मान लेते हैं कि उसका 3 मान आ रहा था। अब नेक्स्ट अपन करते हैं ई सेम, ई बराबर निकालते हैं, पोल कितने हो जाएगा, और लेफ्ट वाइंडिंग ये था वेव वाइंडिंग के लिए, तरंग वाइंडिंग के लिए। ठीक है, ये उसने तरंग वाइंडिंग के लिए दिया हुआ। अब वेव वाइंडिंग के लिए क्या होगा, 6 है तो नीचे ए भी 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल कितना, नया विद्युत वाहक बल जो है वो 1 आ गया, और पहले वाला विद्युत वाहक बल था वो 3 था। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो सीधी सी बात है, पहले 3 था और एक रह गया, तो 3 गुना क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब लेफ्ट वाइंडिंग में 3 गुना क्या हो रहा है, 2 सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले कितना था, 3 था वेव वाइंडिंग में, लेफ्ट वाइंडिंग में आया तो 1 हो गया। तो सीधी सी बात है, 3 से 1 में आने पर 3 गुना क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 19वां, किसी डीसी जनरेटर में अंतः ध्रुव किस कारण से किए जाते हैं। अंतः ध्रुव यानी होता है इंटरपोल। ठीक है, वो अभी अपन ने पढ़ा है, इंटरपोल उसे बोलते हैं अंतः ध्रुव। तो इंटरपोल किस लिए किए जाते हैं, तो ऑप्शन देखेगा अपन, जनरेटर का विद्युत वाहक बल बढ़ाएगा और विद्युत वाहक बल को प्रति ध्रुव, मुख्य क्षेत्र और कम्यूटेटर खंड में चिंगारी को घटाएगा। तो इंटरपोल जो होता है मेनली क्या होता है कि जो मेन फ्लक्स के मेन पोल को कम करता है इंटरपोल, तो वो उसके लिए लगाया जाता है, उसको रोकने के लिए, है ना, प्रतिचुंबकन को। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा, है ना, कम्यूटेटर खंड में चिंगारी को घटाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जनरेटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने का क्या प्रभाव होगा। कोई जनरेटर है, अगर उसकी घूमने की दिशा है, उसको अगर अपन चेंज करेंगे घूमने की दिशा को, पहले मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था, अब वह एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, उल्टी दिशा में घूमेगा, तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो उससे क्या होगा, धारा की दिशा जो है अब घूमने के ऊपर डिपेंड करती है। धारा पहले यूँ मशीन घूम रही थी तो धारा की दिशा यूँ, धारा की दिशा उल्टी हो जाएगी। इसका आंसर है धारा की दिशा जो है वो चेंज हो जाएगी। डीसी जनरेटर में वोल्टेज निर्माण नहीं होने का, अब कोई जनरेटर है उसमें वोल्टेज उत्पन्न नहीं हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, तो उसका क्या कारण है उसका, तो उसका है जनरेटर अंकित गति पर चलता है। जनरेटर जो है वो एक मतलब उसकी जो फिक्स स्पीड है उसके ऊपर चलता है, क्षेत्र सर्किट प्रतिरोध, क्षेत्र क्रिटिकल प्रतिरोध की तुलना में अधिक है। ये बोल रहा है कि जो फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस की तुलना में अधिक है। तो और दूसरा है क्षेत्र कोर, मतलब फील्ड कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व, मतलब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म उसके अंदर है। और ब्रश जो है, अब देखो इन चारों में से जो सबसे सही कारण है और यही है कि ब्रश जो है वो उचित संपर्क में नहीं है, ब्रश जो है उसके कांटेक्ट में। अब देखो ब्रश जो होते हैं ये जैसे जनरेटर है और ये इसका आर्मेचर है, आर्मेचर के यहाँ पर लगे होते हैं ब्रश, ठीक है, और वो भी एक स्प्रिंग के साथ प्रेशर दबाव डाल रखे होते हैं, और ऐसे मतलब कार्बन के बने हुए ब्रश होते हैं, तो वो दबाव डाल रहे होते हैं किसी ताकि यहाँ की जो करंट है, आर्मेचर से जो करंट है उसको यह लेकर और आगे पहुँचा दे। तो इनका मेन काम, ब्रश का यही काम है, आर्मेचर में जो करंट उत्पन्न हो रही है उसको आगे पहुँचाने का काम है, ठीक है। तो अगर ब्रश कांटेक्ट में नहीं होंगे तो आगे कैसे पहुँचाएंगे, ठीक है। जैसे ये एन है और ये एस है, ये डीसी मशीन है, ये एन है एस है, और इसकी वाइंडिंग कर दी, इसकी ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, इसके बीच में ये आर्मेचर रखा हुआ है, ये आर्मेचर घूमता है तो विद्युत उत्पन्न करता है, तो ये इसका कम्यूटेटर हो गया। और यहाँ से देखो ये इसके साथ जुड़े होते हैं, ये दोनों इसके साथ जुड़े होते हैं, यहाँ ब्रश होता है, तो ब्रश से ये करंट को लेते हैं और आगे पहुँचाते हैं लोड की तरफ, ठीक है। तो ये लोड की तरफ आगे पहुँचाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि जनरेटर का निर्माण पूर्ण लोड धारा प्राप्त करने के लिए किया जाए तो नो लोड वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि कोई जनरेटर है उसको बनाया ही इसलिए कि वो फुल लोड पर काम करे, ठीक है, फुल लोड करंट दे, लेकिन अगर उसमें तो उसका नो लोड वोल्टेज कितना हो जाएगा, ठीक है। तो उसका नो लोड वोल्टेज कितना होता है, 5 से 8% है, याद रखना हमारे को 5 से 8% तक उसका नो लोड वोल्टेज होता है। लगातार कार्य करने वाले डीसी जनरेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का क्या कारण है। अगर कोई जनरेटर है वो रेगुलर काम कर रहा है तो उसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो वो किस वजह से कम होता है, तो
देखो जनरेटर जो होता है उसके अंदर, ये जनरेटर है, इसके अंदर बीच में ये आर्मेचर है। तो आर्मेचर है तो यहाँ पर देखो, सॉरी इसको मिटा देता हूँ, और यहाँ पर है कम्यूटेटर ए और बी, और ये ब्रश लगा हुआ है, और ब्रश से वो धारा को लेता है और ब्रश से ही धारा आगे पहुँचती है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि इंसुलेशन प्रतिरोध का मान जो है वो धीरे धीरे कम किस वजह से होगा। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये ब्रश जो होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। तो कार्बन के बने हुए जो ब्रश है वो ब्रश क्या होते हैं कि धीरे धीरे घिसते रहते हैं। तो वो घिसते रहते हैं, जो कार्बन का जो चूर्ण होता है, पाउडर होता है, वो मशीनों के ऊपर गिरता रहता है। तो एक तरह से इसका ये फ़ायदा भी है कि इससे क्या होता है, लुब्रिकेंट, मतलब एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि मशीन के अंदर हमारे को ऑयल ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कार्बन ब्रश जब गिरता है तो गिरने की वजह से उसका जो पाउडर है वो गिरता है, तो मशीनों के अंदर अपने आप ही एक तरह से कार्बन ब्रश एक लुब्रिकेंट का काम भी करता है। और इसका तो यही कारण है, और इसका ये नुकसान भी है कि इंसुलेशन प्रतिरोध जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर पाउडर जो है वो जमा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में यदि ब्रशों को कुछ फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया जाए तब आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव होता है। ये बोल रहा है कि डीसी में ब्रश जो है, ब्रश कहाँ रहते हैं, ब्रश देखो दो टाइप की एक्सेस होती है यहाँ पर, जीएनए और एमएनए। तो ब्रश हमेशा जीएनए पर जीएनए के ऊपर पड़े रहते हैं। तो ये बोल रहा है कि ब्रश को अगर थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो ब्रशों को शिफ्ट करने की वजह से क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन दोनों चीज़ हो जाएगी। मान लो ये पड़ा हुआ है, ये आर्मेचर है और यहाँ पर ब्रश लगे हुए हैं, तो ये एक्सेस जो है वो कहलाती है जीएनए और एमएनए। ठीक है, ये एक जीएनए होती है और जो ब्रश के साथ होती है, और बाकी एमएनए पोल के साथ घूमती रहती है। तो ये बोल रहा है कि अगर ब्रश को थोड़ा सा खिसका दिया जाए, ब्रश यहाँ से मान लो ब्रश थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, तो इस तरफ आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो ब्रश इस तरफ आ जाएगा तो ये दोनों चीज़ हो जाएगी, विचुंबकन भी हो जाएगा और ये दोनों हो जाएगा, डीमैग्नेटाइजेशन भी हो जाएगा और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन भी हो जाएगा। एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अत्यधिक ब्रश प्रभाव से, तो एक कोई डीसी मशीन है उसमें ब्रश जो होता है ना, वो मतलब तनाव जो ब्रश को क्या करता है, मैंने बताया था स्प्रिंग के द्वारा मतलब दबा के रखा जाता है, जिससे वो करंट को कलेक्ट कर सके, इकट्ठी कर सके। तो ब्रश तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सीधी सी बात है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रश को तनाव में रखना। अगर तनाव में नहीं रखेंगे तो करंट को कैसे इकट्ठी कर पाएगा, तो घिस जाएगा तो क्या होगा कि क्योंकि ब्रश जो है वो घिसता रहता है, तो घिस जाएगा तो अगर वो हाफ हो गया या फिर अपन बोलते हैं 60% हो गया, तो फिर वो करंट को इकट्ठी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो ब्रश के पीछे की साइड या स्प्रिंग लगी हुई होती है, वो स्प्रिंग उसको दबाए रखती है, चाहे वो छोटा हो जाए चाहे बड़ा हो जाए। तो ये बोल रहा है अत्यधिक ब्रश प्रभाव से मशीन का वेग कम हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। इसका आंसर है, ये बोल रहा है कि कम्यूटेटर जो है वो अति तप्त हो जाएगा और सतह जो है वो घिस जाएगी, कम्यूटेटर ज़्यादा गर्म हो जाएगा अगर ब्रश पर तनाव उसके लिए ज़्यादा डाल दिया जाए। ठीक है, डीसी मशीन की वोल्टेज को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर किसी मशीन है डीसी मशीन, उसकी वोल्टेज हमें बढ़ानी है, तो देखो वोल्टेज फॉर्मूला हमें याद है कि ई बराबर होता है 5ZNP/60A। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के, मतलब फ्लक्स के मान को बढ़ा दो। फ्लक्स अगर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोल लगाने पड़ेंगे। एक तो अपने पास एक तो ये वाला हो गया, फ्लक्स का मान बढ़ा दो, क्योंकि इसके समांतर प्रोपोर्शनल में ई किसके प्रोपोर्शनल है, फाई के फ्लक्स प्रोपोर्शनल में, समांतर में फ्लक्स का मान बढ़ा दो। या फिर जेड मतलब होता है उसके अंदर चालक मतलब उसके कंडक्टर बढ़ा दो। ठीक है, तीसरा होता है इसके अंदर ई जो है वो समानुपाती है स्पीड के, या उसकी स्पीड बढ़ा दो। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर है गुणन गति को बढ़ा देना, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में ब्रश का विस्थापन किया जाता है। ब्रश जो है उसका विस्थापन, ब्रश को हटा दिया, विस्थापन मतलब एक जगह से हटाना। तो ब्रश का विस्थापन क्यों किया जाता है, मतलब ब्रश को एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों हटाया जाता है। तो अभी अपन ने पढ़े थे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए ब्रश को वापस स्थापित, क्योंकि ब्रश अगर हट जाएगा तो उसमें
क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। अब उसको वापस अपनी जगह विस्थापन मतलब वापस से अपनी जगह पर लाना। ब्रूस मान लो यहाँ से यहाँ खिसक गया था, तो इस वजह से क्या हो गया था, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो गया, तो उसको वापस से अपनी जगह पर लाया जाता है, तो जिस वजह से इस प्रभाव को कम करने के लिए डीसी जनरेटर में उच्च दक्षता के लिए निम्न में से कौन सी शर्त, देखो दक्षता क्या होती है, दक्षता मतलब होता है एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी मतलब होता है आउटपुट बटे हुए इनपुट। इसका सूत्र होता है आउटपुट बटे हुए इनपुट। तो आउटपुट में क्या होगा, इसमें क्या होता है कि इनपुट बराबर क्या होता है, इनपुट अपन जितनी दे रहे हैं उतना ही आउटपुट, और साथ के साथ उसमें लॉस जुड़ जाते हैं, ठीक है, लॉस ऐड हो जाता है। अब लॉस क्या होता है, हानियाँ कितने टाइप की होती है, हानियाँ 2 टाइप की होती है। किसी भी मशीन के अंदर हानियाँ कितने टाइप की होती है, 2 टाइप का, एक तो होगी कोर लॉस और एक होता है कॉपर लॉस। एक तो होगी कोर हानि और एक होती है कॉपर हानि। कॉपर हानि मतलब होती है I²R लॉस, उसके अंदर कितनी करंट जा रही है और उसका कितना प्रतिरोध है, उसे बोलते हैं कॉपर लॉस, ठीक है, I²R लॉस। और कोर लॉस 2 टाइप की होती है, हिस्टेरिसिस हानि और एडी करंट हानि, ठीक है, हिस्टेरिसिस हानि और दूसरा है एडी करंट हानि। हिस्टेरिसिस हानि को हिस्टेरिसिस हानि बोलते हैं, एडी करंट को भंवरधारा हानि बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि अब एडी करंट क्या होती है, एडी करंट को कम करने के लिए इंसुलेशन लगाना पड़ता है, हिस्टेरिसिस लॉसेस को कम करने के लिए उसमें किसी भी मशीन को बनाते टाइम उसमें क्या मिलाया जाता है, सिलिकॉन मिलाया जाता है। और कॉपर लॉसेस जो होता है वो जितनी कम करंट होगी उतना ही कम लॉस होगा, जितनी ज़्यादा करंट होगी वो, और दूसरा उसका रजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि यहाँ इसका आंसर क्या है कि, तो इसमें 2 हानियाँ अपन ने पढ़ी थी, कोर लॉस और कॉपर लॉस। कॉपर लॉस जो है वो तो परिवर्तनशील हानि है, और कोर लॉस जो है वो फिक्स हानि है, नियत हानि है। तो परिवर्तन वाली हानि नियत हानि के अगर बराबर आ जाता है तो वहाँ पर दक्षता का मान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पर लगे ब्रश का अपनी ज्यामितीय से बदलने का मुख्य कारण। तो वही सेम चीज़ है कि जीएनए से ब्रशों को जीएनए से क्यों हटाया, ठीक है, ब्रशों को जीएनए से क्यों हटाया जाता है। तो इसका आंसर है कि वही स्पार्किंग को कम करने के लिए, ताकि वही हानियाँ इससे ना हो और हानि की वजह से जो नुकसान है स्पार्किंग हो रही है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसके लिए लागू होता है। देखो फ्लेमिंग ने नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे, दाएं और बाएं हाथ का। तो अगर बात की जाए राइट हैंड रूल की, ठीक है, राइट हैंड का जो रूल है वो काम आता है जनरेटर के अंदर, ठीक है, जनित्र या जनरेटर। और लेफ्ट हैंड का जो रूल है वो काम आता है मोटर के अंदर, ठीक है। इसे याद हम इस प्रकार, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तो अब देखो जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, मतलब उसमें बिजली उत्पन्न होती है, करंट उत्पन्न होती है। और करंट किसकी वजह से उत्पन्न होती है, करंट किसकी वजह से बहती है, करंट बहती है वोल्टेज की वजह से, ठीक है, वोल्टेज की वजह से करंट बहती है। तो इसका मतलब जनरेटर में क्या हो रहा है, वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, ईएमएफ के बाद, ठीक है। तो ईएमएफ जो होता है उसमें से कुछ अपन वोल्टेज ड्रॉप घटा देते हैं, उसके बाद अपना वोल्टेज निकल के आ जाता है। तो यहाँ से अपन बात करते हैं कि जनरेटर में क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। और मोटर के अंदर क्या होता है, मोटर में मोटर जो है वो घूर्णन करती है, घूमती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दाएं हाथ का नियम है, तो दाएं हाथ का किसके लिए लागू होगा, जनरेटर के लिए। और जनरेटर में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, सीधी सी बात है मोटर के लिए तो लागू होगा नहीं, ठीक है। और अब विद्युत वाहक बल की दिशा, तो विद्युत वाहक बल किस में प्रेरित होता है, जनरेटर में। तो इसको थोड़ा इसमें घुमा दिया है कि विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए लागू होता है। तो इसे अगर हम याद करना चाहते तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, किसी भी जनरेटर को चलाने के लिए थोड़ी पावर की ज़रूरत पड़ती है, और पावर हमारे राइट हैंड में होता है। तो राइट हैंड जो होता है वो जनरेटर के लिए, और मोटर को अगर हमें चलाना है तो हमें केवल बटन को ऑन करना है, स्विच को ऑन करना है। तो स्विच को ऑन लगाने के लिए पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा लेफ्ट हैंड या अपन बोल सकते हैं बाएँ हाथ का काम है, तो बाएं हाथ के लिए मोटर यूज हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने टॉप 20 क्वेश्चन किए हैं डीसी मशीन के। इसी प्रकार हम आगे मशीन के क्वेश्चन करते रहेंगे, आगे और सीरीज लाएंगे। ये हमारे आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं वो वाले क्वेश्चन भी लेके आऊँगा जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे वीडियो को आप ऐसे ही देखिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और आगे फैलाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े, हमसे जुड़े, और मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ हमने जो ये स्टार्ट किए हैं क्वेश्चन, उससे कुछ ना कुछ या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो रही है।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।